हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने तक्षशिला परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों चलिए, आज की जो क्लास होने वाली है बच्चों, हमारी हिंदी की क्लास होने वाली है। और जो हिंदी की क्लास होगी बच्चों, हम हिंदी में जो प्रैक्टिस होगी वो आपको जो है यूट्यूब पर हर चैप्टर की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल को मद्देनजर रखते हुए या यूपी एसआई को या फिर जो यूपी ट्रिपल का कोई भी एग्जाम हो, हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने होगा और जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों जितने भी क्वेश्चन होंगे तो आप जो है मेरे आंसर बताने से पहले अपने आंसर जो है मैच करना कि आपके आंसर और मेरे आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं। अगर बच्चों आपके क्वेश्चन के जो आंसर है वो सही है तो बच्चों कमेंट में करके जरूर लिखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन बच्चों आपके गलत हुए, ये सब आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला की जो प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस सीरीज हम लेकर आए हैं एक तरीके से हिंदी की, तो उसी को आज हम शुरू करेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आ चुका है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर पहला है जो उसमें पूछा गया है, वर्णमाला का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया कि वर्णों के कितने भेद है। तो वर्णों के कितने भेद है? ऑप्शन है बच्चों 10, 7, 2 या 8। तो चलिए बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों होता क्या है कि हम किसी भी शब्द को लिखने के लिए केवल और केवल 3 तरह के वर्णों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए हमें ये शब्द लिखना है अतः, ठीक है ना, अतः शब्द लिखना है बच्चों। तो अतः में हमने 3 चीजों का इस्तेमाल किया। ए का मतलब हुआ बच्चों स्वर, और तय का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये तय का मतलब हुआ बच्चों व्यंजन। ठीक है, तय का मतलब हुआ व्यंजन। और जो ये विसर्ग है, तो विसर्ग जो आता है बच्चों वो अयोग वाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, अयोग वाह के अंतर्गत आता है, अयोग वह, ठीक है, अयोग वह के अंतर्गत आता है। तो इसी आधार पर बच्चों हम कह सकते हैं कि किसी भी शब्द को लिखने के लिए हम 3 प्रकार के वर्णों का प्रयोग करते हैं, एक तो स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण और एक अयोग वह वर्ण। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि जो वर्ण है तो वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन में बच्चों 3 नहीं दिया गया, तो इसका मतलब यहां पे आंसर क्या लगेगा बच्चों? 2 लगेगा। तो इसने जो एग्जामिनर है उसने जो है एक तो स्वर वर्ण माना है और एक व्यंजन वर्ण माना है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या लगेगा? 2। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो सी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है आपका भी आंसर बिल्कुल सही आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया बच्चों कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, यानी कि वर्णों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, एक तरीके से ये पूछा गया है। ठीक है बच्चों, चलिएगा तो अब समझने का प्रयास करते हैं भाई। क्वेश्चन के हिसाब से हमें ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आंसर देना होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्णों का समूह, वर्णों का समूह, तो वर्णों का समूह जो होता है बच्चों वो कहलाता है वर्ण समूह। क्या कहलाता है? वर्ण समूह। लेकिन अगर मैं कह दूं कि वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप क्या कहलाएगा, तो वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप, और क्रमबद्ध रूप क्या कहलाएगा? तो क्रमबद्ध रूप कहलाता है बच्चों वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला का मतलब क्या होगा? वर्णों की माला, यानी कि वर्णों को एक सीक्वेंस में अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो उसी को बच्चों हम वर्णमाला कहते हैं। मान के चलिए मैंने कहा तुम्हें कि ए के बाद आ के बाद मैंने लिख दिया कै के बाद लिख दिया खे, फिर लिख दिया अंगे और फिर लिख दिया बच्चों चे। तो बच्चों ये वर्णमाला नहीं है, ये केवल वर्णों का समूह है, क्योंकि इसको सीक्वेंस में हमने अरेंज नहीं किया, तो इसका मतलब ये कहलाएगा केवल वर्ण समूह। बात समझ में आई? लेकिन अगर हम वर्णों को व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से जो व्यवस्थित करते हैं तो उसी को बच्चों हम वर्णमाला कहते हैं। बात समझ में आई? लेकिन बच्चों हमें ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आंसर देना होता है। तो यहां बच्चों ऑप्शन में क्या है? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, अक्षर कहते हैं या फिर क्रिया कहते हैं। तो 3 ऑप्शन बच्चों बिल्कुल बेकार है, सर्वनाम नहीं कह सकते हम, अक्षर क्रिया नहीं कह सकते। तो आंसर बच्चों आपका क्या हो जाता है? ए ऑप्शन। तो आपका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तीसरे क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन जो कि आपके सामने आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए शब्द समूह को, वर्ण समूह को, या शब्द गणना को, या व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो अभी मैंने आपको बताया कि वर्णमाला कहते किसे है, तो वर्णों का जो व्यवस्थित रूप होता है उसी को बच्चों हम वर्णमाला कहते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाता है बच्चों डी ऑप्शन हो जाता है कि वर्णमाला क्या होगा? तो वर्णों का व्यवस्थित रूप को ही हम वर्णमाला कहते हैं। और सारे
सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी कांस्टेबल में पूछ रखा हो, चाहे वो यूपीएसआई में पूछ रखा हो, या यूपी ट्रिपल का कोई भी अन्य एग्जाम जिसमें हिंदी आती है। हर क्वेश्चन को मैं अरेंज करके आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको जब यूपी पुलिस का या यूपीएसआई का एग्जाम होगा केवल और केवल आपको इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके चले जाना है, और 100% की मैं गारंटी देता हूं बच्चों आपको, ठीक है। तो यहां से ही क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेगा लेकिन यही सवाल फिर से पूछने वाला है क्योंकि घूम फिर का आते ही है बच्चों, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हुआ बच्चों, डी ऑप्शन की व्यवस्थित वर्ण समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगर बच्चों मैं बात करूं कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो वर्णमाला में बच्चों कुल वर्ण होते हैं 52, ठीक है। कितने वर्ण होते हैं बच्चों, 52 वर्ण होते हैं। बात समझ में आई। अब 52 वर्ण कैसे होंगे अब समझते हैं भाई इस बात को भी। भाई अगर मैं बात करूं स्वर कि हिंदी में स्वर कितने होंगे, तो बच्चों हिंदी में स्वर होते हैं 11। बात समझ में आई। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बच्चों व्यंजन की कि व्यंजन कितने होंगे बच्चों हिंदी में, तो अगर मैं मूल व्यंजन की बात करता हूं तो मूल व्यंजन होते हैं बच्चों 33। अब इन 33 मूल व्यंजनों में 3 चीज और होती है। 3 चीज क्या होती है बच्चों, एक तो होता है स्पर्श व्यंजन, क्या होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और एक होता है बच्चों अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और एक होता है बच्चों ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन तो यहाँ पे 33 व्यंजनों में जो मूल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। अब 33 में 25 तो होते हैं बच्चों स्पर्श व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है भाई 4, और उस व्यंजनों की संख्या बच्चों कितनी हो जाती है 4, ठीक है। ये 25 है, कैसे लेकर मैं तक लिख भी देता हूं, कैसे, कैसे मैं तक, बात समझ में आई, कैसे मैं तक। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होंगे, ये, रे, ले और वे। उस व्यंजन कौन से होंगे बच्चों, तीनों से और है, यानी कि सलजम वाला से, षटकोण वाला से और सपेरे वाला से और है, ये हो गए बच्चों उस व्यंजन, ठीक है। तो 25 4 29 और 4 हो गए बच्चों 33। तो मूल व्यंजन की जब भी बात होगी तो मूल व्यंजनों की संख्या बच्चों 33 होगी, ठीक है। और अयोग वहा कितने होंगे बच्चों, अयोग वहा, अयोग वहा, ठीक है ना। अयोग वहा की संख्या कितनी होगी भाई 2। कौन कौन से होंगे भाई अयोग वहा, वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो अयोग वहा होते हैं बच्चों, एक तो अनुस्वार होता है और एक बच्चों विसर्ग होता है। बात समझ में आई। तो अयोग वहा होते हैं 2। तो इस तरीके से बच्चों 11 ये हुए, 33 ये हुए, तो कितने हुए 44, 44 और 2 46, तो 46 हुए। लेकिन टोटल वर्ण कितने हैं भाई 52 है, ठीक है। 52 में से 46 तो अभी तक हमने काउंट कर लिए। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं संयुक्त व्यंजन की, किसकी, संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं भाई, संयुक्त व्यंजन होते हैं बच्चों 4 होते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होंगे संयुक्त व्यंजन, वो भी मैं लिख देता हूं, अक्षय, तरे, अज्ञे और भाई सरे। तो कितने हो गए 50 हो गए। अब 2 वर्ण और रह गए, 2 वर्ण है बच्चों द्विगुण व्यंजन या उक्षिप्त व्यंजन बोलते हैं जिसको, उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन, ठीक है बच्चों। तो इसको भी द्विगुण के नाम से भी जानते हैं। तो द्विगुण व्यंजन कौन से होगा, डे और ढे, डे और ढे। अब इनके नीचे रहता है बिंदु तल। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरे के पूरे 52 वर्ण है, जिसमें हिंदी में कुल स्वर कितने हुए भाई 11, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हुई 33। अब 33 में 25 कौन है, स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, उस व्यंजनों की संख्या बच्चों 4 है, अयोग वहा 2 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, उक्षिप्त व्यंजन बच्चों डे और ढे है। तो इस तरीके से टोटल जो है 52 वर्ण होते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन अगर फिर से आया तो अब गलती नहीं करोगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां क्या है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां क्या है। लिपि का मतलब होता है मेरे भाई कि जिन वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है उन्हीं को हम बच्चों लिपि बोलते हैं। बात समझ में आई। तो ये जो 52 के 52 वर्ण हैं यही बच्चों क्या है, लिपि है। यही क्या है बच्चों, लिपि चिन्ह है। तो सवाल में क्या पूछा गया, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है। तो 44, 33, 48 और 52। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों 52 होगा, क्योंकि ये वर्ण ही लिपि कहलाते हैं, लिपि चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो बच्चों आपके सामने ऑप्शन है स्वर, वर्ण और व्यंजन और अयोगवा। तो बच्चों शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या कहलाती है बच्चों, वर्ण कहलाती है। वर्ण कोई बच्चों हम ध्वनि भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो
शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या फिर ध्वनि, क्योंकि वर्णों से मिलकर वर्णों का समूह ही तो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, तो वर्णों का सार्थक समूह, क्योंकि अगर बच्चों में यहां पे कमल लिखता हूं, देखो कमल, अब कमल जो शब्द है ये 3 वर्णों का समूह है, लेकिन ये 3 वर्णों का समूह होने के साथ साथ मैं कह सकता हूं कि ये सार्थक है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि शब्द का मतलब क्या होगा? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है बच्चों? वो शब्द कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता हूं ले मैं के, यही वर्णों का इस्तेमाल किया मैंने, ले मैं के लिख दिया, ले मैं के उल्टा लिख दिया, तो बच्चों ये केवल वर्णों का समूह कहलाएगा, ये सार्थक समूह नहीं रहा। तो इसका मतलब शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होगी बच्चों वो क्या होगी? बच्चों क्या होगी? वर्ण होगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए भाई जल्दी से, आपका जो है आंसर आना चाहिए और कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है बच्चों, ताकि आपको भी अपनी औकात के बारे में पता चल जाए कि आपकी तैयारी क्या है और क्या नहीं, आप अभी पेपर देने के लायक हुए या फिर नहीं हुए। ठीक है, वर्णमाला चैप्टर सबसे पहला चैप्टर है एक तरीके से, तो इसको आपको पक्का करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन खूब देखने को पेपर में मिलते हैं भाई। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम दे लो तो हर एग्जाम में वर्णमाला से क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। कह रहा है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? देखो फिर से क्वेश्चन आया, चेंज करके आया, लेकिन चीज एक ही है भाई। लिपि चिन्ह का मतलब क्या होगा? वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है उनको लिपि चिन्ह कहते हैं, और लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाते हैं? भाई उन्हीं वर्णों का क्रमबद्ध की बात कर रहा है कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाएगा? भाई वर्णमाला ही तो कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पहले 6 सवाल में उम्मीद करता हूं कि किसी भी बच्चे का एक भी सवाल जो है गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा। कह रहे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर बच्चों स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन है बच्चों 2, ऑप्शन है बी, दूसरा ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है बच्चों 4 और डी ऑप्शन है 5। तो एक बार जो है अपने आप खुद ट्राई करो कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे। तो बच्चों मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं भाई 3 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहां से भी अगर क्वेश्चन बना फिर से तो आप जो है गलत नहीं करोगे। ठीक है भाई, चलिएगा तो मात्रा के आधार पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों कि मात्रा का मतलब क्या है यहाँ पे, तो मात्रा का मतलब केवल बच्चों ये होता है कि उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है, उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है बच्चों उसी को हम मात्रा कहते हैं। और मात्रा के आधार पर स्वर के कुल भेद होते हैं बच्चों 3। अब कौन कौन से होते हैं उसको समझिएगा भाई। सबसे पहला जो भेद है बच्चों ह्रस्व स्वर। क्या है बच्चों? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। अब इस ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर के नाम से भी बच्चों जानते हैं। ह्रस्व स्वर को हम किस नाम से भी जानते हैं बच्चों? मूल स्वर के नाम से, कि मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब ह्रस्व स्वर क्या होगा? भाई वे स्वर होते हैं जिसका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता हो। अब वे कौन कौन से हैं मैं यहां पर लिख देता हूं। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कौन कौन से? 4 है, इनकी संख्या ए, ई, उ और री। तो ये बच्चों हमारे क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं, यानी कि इसी को हम एकमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। एकमात्रिक स्वर के नाम से भी बच्चों इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो मूल स्वर बोल दो या एकमात्रिक स्वर बोल दो या ह्रस्व स्वर बोल दो बच्चों, बात एक ही है। ठीक है, तो मूल स्वरों की संख्या अगर पूछता है आपसे तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कौन कौन सा होगा? ए, ई, उ, री। कई बार बच्चों आपके सामने क्वेश्चन मिलेगा कि 4 ऑप्शन देकर पूछ लेगा कि बताइए इनमें से ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन में जरूर मिलेगा, उसी पे आपको टिक मार्क करना है। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं कि मात्रा के आधार पर पहला तो हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा बच्चों क्या होगा? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तो दूसरा बच्चों होता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है बच्चों, हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11, और 11 में से बच्चों हमने 4 पढ़ लिए, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी बची बच्चों? तो दीर्घ स्वरों की संख्या बच्चों 7 बची। और इसका जो दीर्घ स्वर का नाम है द्विमात्रिक भी हो सकता है, क्योंकि ह्रस्व स्वर में लगने वाले समय से 2 गुना समय यहाँ पे लगता है, क्योंकि इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, तो इसी कारण जो है इसको द्विमात्रिक भी कहा जाता है। ठीक है, द्विमात्रिक बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो? गुरु स्वर भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि छंद शास्त्र के अकॉर्डिंग ह्रस्व स्वर को हम क्या बोलते हैं? लघु स्वर बोलते हैं, और छंद शास्त्र के अकॉर्डिंग हम इस दीर्घ स्वर को बच्चों हम किस नाम से बोलते हैं? गुरु स्वर के नाम से भी हम इसको बोलते हैं, और द्विमात्रिक भी हम इसी को कहते हैं। ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। कौन कौन से स्वर होंगे बच्चों? आ होगा, बड़ी ई होगा, बड़ा उ होगा, ए, ऐ, ओ, औ।
तो ये टोटल बच्चों कितने स्वर हुए बच्चे? 7 स्वर हुए। ठीक है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी? 7। अगर बच्चों मैं बात करूं तीसरे की, तो तीसरा स्वर होता है प्लूत स्वर। तीसरा स्वर होता है प्लूत स्वर। ठीक है बच्चों, इसी को हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि अगर हस स्वर के उच्चारण करने में एक चुटकी बजाने जितना समय लगा, तो त्रिमात्रिक स्वर में 3 चुटकी बजाने जितना समय लगेगा, अर्थात हस स्वर का 3 गुना समय लगता है। ठीक है, और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं बच्चों? ओम, यानी कि यहाँ पे 3 की आकृति होगी। तो ये बच्चों हमारा क्या है? ये हमारा प्लूत स्वर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम प्लूत स्वर का प्रयोग बच्चों हिंदी में नहीं करते, हम इसका प्रयोग वैदिक में करते हैं, वैदिक संस्कृत में करते हैं, संस्कृत में प्रयोग करते हैं हम इसका प्रयोग, या फिर हम संवाद लिखने में प्रयोग करते हैं, या फिर हम किसी को आवाज देते हैं, पुकारते हैं, उसमें हम प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं बात करूं कि हिंदी में स्वर के भेद कितने? एक तरीके से हिंदी व्याकरण में अगर मैं बात करूं मात्रा के आधार पर हिंदी व्याकरण में स्वर के भेद कितने होंगे? केवल बच्चों 2 ही होंगे, क्योंकि संस्कृत में वाले प्लूत स्वर का हम जो है संस्कृत में प्रयोग करते हैं, हिंदी में प्रयोग नहीं करते। क्लियर हुई बात? अगर सवाल में बन के आता है कि हिंदी व्याकरण में मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, तो बच्चों आप जो है आंसर फिर 2 लगाओगे। लेकिन अगर केवल इतनी सी बात बन के आई ना कि मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, तो आप लगाओगे 3। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि इसका प्रयोग बच्चों हम जो है किसमें करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं बच्चों हम संस्कृत में एक तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, वो 7वां है ना। 8वें सवाल पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो 7वां ये हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लूत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार अनुस्वार ह्रस्व दीर्घ प्लूत क्या है? तो 4 ऑप्शन बच्चों आपके सामने हैं, तो बताओ क्या है भाई? ह्रस्व स्वरित होता है, दीर्घ स्वरित होता है, और प्लूत क्या होता है? स्वरित होता है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा बच्चों वो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ह्रस्व अभी तो पढ़ा, ह्रस्व क्या होता है? स्वर होता है। ठीक है, मूल स्वरों की संख्या कितनी? 4 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी? 7 होती है। प्लूत स्वर कितना? 1 ही होगा, त्रिमात्रिक के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो 9वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? भाई जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से मतलब किसी बाधा के बिना, किसी अवरोध के बिना किसी का तुम उच्चारण करोगे तो केवल बच्चों वो कौन होंगे? स्वर होंगे। यानी कि स्वर क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र ध्वनि समूह कहलाते हैं एक तरीके से। लेकिन हम इनका प्रयोग व्यंजनों को उच्चारण करने में बोलते हैं। अब सवाल में भी लिखा हुआ है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? स्वर कहते हैं, क्योंकि स्वर को ही हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र ध्वनि समूह कहते हैं। ठीक है, और स्वर की संख्या कितनी होगी हिंदी में? 11 होगी। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो कह रहा है कि स्वरों की संख्या कितनी है? तो अभी तो पढ़ा स्वरों की संख्या कितनी है भाई? 11 है। तो ऑप्शन में 11 है, 13 है, 9 है और 10 है। तो बच्चों ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है और यूपीएसआई में 21 दिसंबर 2017 में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या दिया? 11। तो आंसर इसका क्या होगा? 11 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। स्वतंत्र ध्वनि के प्रकार, कह रहा है स्वतंत्र ध्वनि यानी स्वर ध्वनि के प्रकार है दीर्घ, प्लूत, ह्रस्व या उपयुक्त तीनों। ठीक है, अभी अभी पढ़ा कि स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होगी बच्चों? दीर्घ भी होगा, ह्रस्व भी होगा और प्लूत भी होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, तो स्वर ध्वनि के प्रकार क्या होंगे? ये ह्रस्व स्वर भी होता है, दीर्घ स्वर भी होता है और प्लूत भी होता है। तो आंसर क्या लगाओगे बच्चों आप यहाँ पे? उपयुक्त तीनों लगाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि स्वरों का उच्चारण, ऑप्शन ए व्यंजनों की सहायता से होता है। तो क्या स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है? बच्चों स्वर क्या होता है? स्वतंत्र ध्वनि समूह, यानी कि इसके उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अनुस्वार की सहायता से होता है, गलत है। सी ऑप्शन अनुनासिक की सहायता से होता है, यह भी गलत है। तो डी ऑप्शन क्या होगा बच्चों? बिना किसी की सहायता से होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा कि बिना किसी की सहायता से होता है। और जो व्यंजन होता है बच्चों, व्यंजन में हमेशा किसकी ध्वनि होती है? ए की ध्वनि
ध्वनि होती है ए स्वर की, हमेशा किसी भी व्यंजन को लिखोगे तो हमेशा ए स्वर की ध्वनि होगी। भाई आपने कै लिखा तो कै में क्या छिपा हुआ है भाई, आधा कै प्लस ए, तो हमेशा हर व्यंजन में ए की ध्वनि होगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन है भाई आपका, स्वर किसका भेद है, संधि का, समास का, या वर्ण का, या लिंग का? तो स्वर किसका भेद है बच्चों? वर्ण का भेद है, क्योंकि वर्ण के 3 भेद है जिसमें हमने पढ़ा था स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो इसका मतलब स्वर किसका भेद होगा? वर्ण का होगा। सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िएगा, बताना अब। तो क्वेश्चन में कहा गया हिंदी भाषा में स्वर वो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो बच्चों आपको अभी थोड़ी देर पहले डिटेल में समझाया गया था कि मात्रा के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कौन से? एक तो ह्रस्व स्वर होगा, एक दीर्घ स्वर होगा और एक प्लुत स्वर होगा। और यहाँ पे क्या पूछ लिया आपसे, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो बच्चों ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर बोलते हैं और मूल स्वर को हम एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। कौन कौन से है भाई वे? ए, ई, उ और री। तो ये क्या है बच्चों? ये ह्रस्व स्वरों की संख्या, और इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। कल को पूछ लेगा आपसे कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो 7 होगी, यानी कि टोटल 11 स्वर है हिंदी में, और 11 में से 4 हटाओगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 पाइए, कह रहा कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्लुत स्वर कहते हैं, या गुरु स्वर कहते हैं, या मूल स्वर कहते हैं, या फिर लघु स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बताइए क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मूल स्वर को ही हम एक मात्रिक बोलते हैं, और एक मात्रिक से 2 गुना समय किसमें लगेगा? द्विमात्रिक स्वर में लगेगा, जिसको हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। क्योंकि दीर्घ स्वर को हम क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। और दीर्घ को ही बच्चों हम छंद शास्त्र में क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। और एक मात्रिक को हम छंद शास्त्र में क्या बोलते हैं बच्चों? लघु बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा बच्चों, उसमें दीर्घ तो नहीं दे रखा, लेकिन दीर्घ का मतलब गुरु होता है, तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो बी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है कि आपका भी आंसर बी आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 पे पढ़िएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आ दीर्घ स्वर है, या फिर उ दीर्घ स्वर है, या ए दीर्घ स्वर है, या फिर ओ दीर्घ स्वर है? तो 4 ऑप्शन बच्चों आपके सामने हैं कि दीर्घ स्वर कौन सा है। ठीक है, तो उ तो बच्चों मूल स्वर है, ठीक है ना, ह्रस्व स्वर है, ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, अब आ, ए और ओ हमने पढ़ा था कि ये तीनों की तीनों दीर्घ स्वर है, क्योंकि ह्रस्व स्वर को जब हटा दोगे 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, उनके अलावा जो 7 बचेंगे वो दीर्घ स्वर बचेंगे। लेकिन हमें जो आंसर लगाना है बच्चों, एक ऑप्शन पे लगाना है, तो फिर आंसर आ पे लगाओगे कि ए पे लगाओगे कि ओ पे लगाओगे, ये समझना है। ठीक है, अब इसको समझना एक बार कि दीर्घ स्वर कौन सा होगा। अब समझना भाई, हमने कहा था कि दीर्घ स्वर 7 होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक तो आ होता है, एक बड़ी ई होती है, एक बड़ा उ होता है, ए होता है, आई होती है, ओ होती है, और भाई औ होता है। लेकिन यहां पे भी हमने इन दीर्घ स्वर को बच्चों 2 भागों में बांट दिया। एक तो बांट दिया बच्चों हमने मूल दीर्घ स्वर में, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर में, और दूसरा भाग बच्चों हमने किसमें बांट दिया? दूसरा भाग बांट दिया हमने बच्चों संयुक्त स्वर में, यानी कि संयुक्त स्वर में। बात समझ में आई? संयुक्त स्वर में। अब मूल दीर्घ स्वर क्या होता है? मूल दीर्घ स्वर कौन कौन सा होता है? तो आ होता है, एक बड़ी ई होता है, एक बड़ा उ होता है। कौन कौन सा? एक तो आ होगा बच्चों, और एक बड़ी ई होगा, और एक बड़ा उ होगा। ये होगा बच्चों हमारा मूल दीर्घ स्वर। कैसे होगा अब मैं समझाऊंगा आपको। और जो बाकी बचे 4 है बच्चों, ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। कौन सा? एक तो ए, एक आई, और एक बच्चों ओ, और एक बच्चों औ। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर। अब समझना क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? मूल दीर्घ स्वर, ये आ क्या होगा? आ बनता है बच्चों ए प्लस ए के मेल से। इसका मतलब समान स्वरों के मेल से बना स्वर क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है, मूल दीर्घ स्वर कहलाता है। ई किस तरीके से बनेगी बच्चों? छोटी ई और छोटी ई, छोटी ई। तो समान
स्वरों के मेल से, समान स्वरों के मेल से बनने वाला जो स्वर होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा, मूल दीर्घ स्वर कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बड़ा ऊ की बात करूं तो ऊ प्लस ऊ, तो समान स्वरों का मेल क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे बच्चों क्या होगा, असमान स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर। अब यहाँ पे समझिएगा बच्चों, मूल दीर्घ स्वर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम होता है सजातीय स्वर। क्या होता है बच्चों, सजातीय स्वर। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि संयुक्त स्वर को हम दूसरे नाम से जानते हैं विजातीय स्वर के नाम से, विजातीय स्वर, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, ये असमान स्वरों के मेल से बने हैं। ये ए जो बना है बच्चों, ये ए प्लस ई से मिलकर बना है। अब ए भी स्वर है और ई भी स्वर है, दोनों के दोनों मूल स्वर है, लेकिन असमान मूल स्वरों के मेल से बनने वाला स्वर क्या कहलाता है, संयुक्त स्वर। समान मूल स्वरों के मेल से बनने वाला स्वर कहलाता है दीर्घ स्वर। तो जो ए बना बच्चों, ये क्या बना, ए प्लस ए से मिलकर बना, और ओ बना बच्चों ए प्लस ऊ से मिलकर बना है, और जो औ बना बच्चों ये ए प्लस ओ से मिलकर बना है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि ए बनता है ए प्लस ई से मिलकर, और ए बनता है ये आई बनेगा ए प्लस ए से मिलकर, ओ बनेगा ए प्लस ऊ से मिलकर, औ बनेगा ए प्लस ओ से मिलकर। ठीक है बच्चों, तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है बच्चों कि सजातीय स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो सजातीय स्वरों की संख्या बच्चों 4 होगी, और वो 3 होगी। सजातीय स्वरों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है। ठीक है, और विजातीय स्वरों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो आपके सामने यहाँ पे बच्चों 4 ऑप्शन थे, और क्वेश्चन में पूछ रखा था कि बताइए दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर है भाई आपके सामने 16 है ना, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों ये आ पे लगेगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर होगा, क्योंकि ये ए और ओ ये संयुक्त स्वर कहलाए, ए प्लस ई से मिलकर बना है। ठीक है, और ओ जो है ए प्लस ऊ से मिलकर बना है, तो ये दोनों संयुक्त स्वर कहलाएंगे, और आ जो कहलाएगा बच्चों दीर्घ स्वर कहलाएगा। तो उम्मीद है पूरा का पूरा कंसेप्ट आप सीख चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो भाई ए तो संयुक्त स्वर है, क्योंकि ये ए प्लस ई से मिलकर बना है, दो असमान मूल स्वरों का मेल क्या कहलाता है, संयुक्त स्वर कहलाता है। तो ए जो ऑप्शन है बच्चों ये तो संयुक्त स्वर है। ठीक है, अब दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है बच्चों, ये बी ऑप्शन दे रखा है ए की एडी, तो यहाँ पे भी ए प्लस ए से मिलकर बना है, तो ये भी बच्चों संयुक्त स्वर है, दो असमान स्वरों के मिल से बना, तो ये भी संयुक्त स्वर है, तो ये भी संयुक्त स्वर है। तीसरा ऑप्शन दे रखा बच्चों बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ बच्चों ये दीर्घ स्वर है। क्या है बच्चों, दीर्घ स्वर है, क्योंकि ये समान मूल स्वरों के मेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, और जो ओ है बच्चों डी ऑप्शन में बच्चों ओ दे रखा है, और ओ बना है बच्चों ए प्लस ऊ से मिलकर, ए प्लस ऊ असमान मूल स्वरों के मेल से, तो ये भी संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त स्वर है। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो बच्चों आपका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। तो सी पे आप जो है करेक्ट आंसर लगाओगे कि ये जो सी ऑप्शन है ये आपका जो है वो दीर्घ स्वर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 17 आप जो है समझ पाए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 पे कौन सा आंसर होगा आपका, सी ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। ठीक है, एक बार जो है क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए और जो है आंसर जो है बना निकालने की कोशिश करना भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया बच्चों कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। कह रहा कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। आप मुझे अभी बताओ, अभी मैंने बताया था एक ह्रस्व स्वर बताया था, एक दीर्घ स्वर बताया था और एक प्लुत स्वर बताया था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो किस में लगेगा भाई, प्लुत स्वर में लगेगा। क्योंकि अगर एक मात्रिक स्वर में 1 सेकंड का समय लगेगा तो द्विमात्रिक में 2 सेकंड का समय लगेगा, तो त्रिमात्रिक में बच्चों ह्रस्व स्वर के रेस्पेक्ट में 3 गुना यानी कि 3 सेकंड का समय लगेगा, और दीर्घ से भी जो लगेगा वो प्लुत स्वर में लगेगा। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया प्लुत स्वर कौन सा है, प्लुत स्वर कौन सा है। ऑप्शन ए
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो बच्चों जो प्लूत स्वर होगा आपका वो बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा बच्चों? बी ऑप्शन होगा, जिसमें लिखा हुआ है ये वाला ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ना 3 की आकृति है। यहाँ पे ये क्या है? ये 3 की आकृति दे रहा है, ठीक है बच्चों। जबकि यहाँ पे एउम, ये क्या लिखा है? एउम, तो गलत है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। बाकी जो है 3 ऑप्शन वर्तनी की दृष्टि से जो है बच्चों वो अशुद्ध हो जाते हैं, तो बी ऑप्शन पे करेक्ट आंसर लगाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों आपके सामने आ चुका है, और जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करना भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा गया देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? तो बच्चों पहला ऑप्शन है आ, तो आ तो बच्चों हमारा दीर्घ स्वर है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे ऊ, बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ भी बच्चों दीर्घ स्वर है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है बच्चों बड़ी ई, और बड़ी ई भी हमारा दीर्घ स्वर है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन है बच्चों ए, और जो ए की एडी है ये संयुक्त स्वर है, क्योंकि ये 2 असमान स्वर वर्णों के मेल से मिलकर बना है। तो इसका मतलब डी आंसर जो है बच्चों आपका जो है करेक्ट आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को भाई बनाने की कोशिश करो और जो है अपना उत्तर फिर मैच करना, ठीक है बच्चों। चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 2 असमान स्वर वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर कहलाता है। और 2 समान स्वर वर्णों का मेल क्या कहलाता है बच्चों? वो दीर्घ स्वर कहलाता है। तो यहां पे बच्चों पहले ऑप्शन में ए संयुक्त स्वर है, ए की एडी भी संयुक्त स्वर है, लेकिन जो री है बच्चों ये मूल स्वर है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है बच्चों, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों ए, अब ए को देखते ही समझ जाओ कि मूल स्वर है, तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं बच्चों, तो तीसरे ऑप्शन में बच्चों आ जो है दीर्घ स्वर आ चुका, तो दीर्घ स्वर भी आने से हमारा ये गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन में बच्चों ए भी है, और ये बड़ी ए भी है, ओ है और औ है। और ये बात मैंने अभी आपको समझाई कि यही 4 क्या कहलाते हैं बच्चों? यही 4 संयुक्त स्वर कहलाते हैं, और इन्हीं 4 को बच्चों हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर के नाम से भी बच्चों जानते हैं हम इसको। तो विजातीय स्वरों की संख्या 4 होगी, या संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 होगी, और सजातीय स्वरों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 3 होगी। या दीर्घ स्वरों की संख्या भी कितनी होगी बच्चों? 3 होगी। दीर्घ स्वर मतलब मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होगी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने बच्चों आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 को समझने का प्रयास करते हैं भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो बच्चों आ तो मूल दीर्घ स्वर है, ठीक है। ये तो आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि आंसर में निगेटिव में पूछ रखा कि कौन सा नहीं है, तो ये तो बच्चों है। तो बी ऑप्शन को देखते हैं, बी ऑप्शन भी हमारा बच्चों मूल दीर्घ स्वर है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन बच्चों बड़ा ऊ है, और ये भी हमारा मूल दीर्घ स्वर है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन बच्चों ओ है, जो कि हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये हमारा कहलाता है बच्चों संयुक्त स्वर, यानी कि ए प्लस ऊ 2 से मिलकर बना है, ये असमान स्वर वर्णों के मेल से मिलकर बना है। तो आंसर क्या दोगे बच्चों? डी ऑप्शन आप आंसर दोगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने बच्चों आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो है एक बार निकालने की कोशिश करना भाई। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखिएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया बच्चों कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? कह रहा कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? 4 ऑप्शन बच्चों आपके सामने, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर और विवृत स्वर, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना विवृत स्वर नहीं होगा, क्योंकि डी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाता है। तो विवृत स्वर नहीं होगा, क्योंकि ये जीव की आकृति के आधार पर नहीं होता। ये विवृत स्वर जो होता है बच्चों मुख द्वार खुलने के आधार पर माना जाता है, ठीक है। जीव की आकृति के आधार पर केवल और केवल 3 भाग होते हैं, क्योंकि हम जीव को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, अगले हिस्से में, बीच वाले हिस्से में और पिछले हिस्से में। यानी कि अगला हिस्सा अग्रस्वर कहलाया, बीच वाला हिस्सा मध्यस्वर कहलाया और पिछला हिस्सा बच्चों पश्चस्वर कहलाया, ठीक है। जबकि जो विवृत स्वर होता है बच्चों मुख द्वार खुलने के आधार पर, यानी कि वो 4 भागों में बटा है, संवृत स्वर,
अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। ठीक है बच्चों, चलिएगा तो आंसर क्या है बच्चों आपका डी ऑप्शन। तो एक बार इसको समझ लेते हैं बच्चों, जीव की आकृति के आधार पर, जीव की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो बच्चों कितने होंगे? 3 होंगे। पहला क्या होगा? अग्र स्वर। अग्र स्वर, अग्र स्वर का मतलब क्या होगा? जीव का अगला भाग जो होगा इसमें बच्चों सक्रिय होगा, यानी कि जीव का अगला भाग क्या होता है? सक्रिय, यानी कि काम करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अग्र स्वर कौन कौन से होंगे? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों, ई या ई से बनने वाले स्वर, ई या ई से बनने वाले स्वर। ठीक है, ई या ई से बनने वाले स्वर, साथ में बच्चों री भी आ जाता है। तो इसका मतलब ये जो 5 स्वर है बच्चों, ये अग्र स्वर है। ठीक है, ये जो 5 स्वर होंगे बच्चों, ये क्या होंगे? अग्र स्वर होंगे। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। कई बार ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है। ठीक है, तो ई या ई से बनने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर। अब एक काम करो, जब आप ई का उच्चारण करोगे ना, ई, तो जीभ का अगला भाग जो है काम करता है। ठीक है, जब आप जो है ना ए का उच्चारण करोगे तो जीभ का केवल अगला भाग काम करेगा, बीच वाला और पिछला भाग काम नहीं करता, इसलिए इसको अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर दूसरे भाग की मैं बात करूं तो दूसरा भाग बच्चों मध्य स्वर, मध्य स्वर। तो मध्य स्वर हो जाता है बच्चों इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक ही है। तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ का बीच वाला भाग काम करता हो तो उसको हम कहते हैं मध्य स्वर, और ये केवल बच्चों एक ही है, यानी कि ए होता है। तो ए कहलाता है बच्चों मध्य स्वर। ठीक है, और तीसरा स्वर क्या होगा बच्चों? तीसरा भेद क्या होगा? पश्च स्वर। पश्च स्वर, और पश्च स्वर बच्चों टोटल हिंदी में 11 स्वर होते हैं। तो 11 में से बच्चों 5 और 1 6 हमारे हो चुके। तो कितने बचे बच्चों? 5 बचे। तो 5 जो बचे वो यहाँ पे लिख दोगे, जैसे कि आ हो गया, आ के बाद बच्चों फिर ऊ हो गया, ऊ के बाद बच्चों बड़ा ऊ हो गया, और बड़ा ऊ के बाद बच्चों कौन सा होगा? बड़ा ऊ के बाद बच्चों ओ होगा, और ओ के बाद बच्चों औ होगा। लेकिन साथ साथ में बच्चों इन्हीं के साथ साथ एक आगत स्वर भी आ जाता है। ये आगत स्वर होता है बच्चों, ये भी जो है हमारा क्या होता है? पश्च स्वर का ही भेद होता है। ठीक है बच्चों, पश्च स्वर का ही भेद होता है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि बच्चा ज्यादातर जो कंफ्यूज होगा बच्चों वो यहीं से होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो नोट कर लो। अग्र स्वर में कितने हैं भाई? 5 है। मध्य स्वर में कितने हैं? 1 है। पश्च स्वर में कितने हैं बच्चों? ये 5, और एक आगत स्वर भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अगर मैं बात करूं मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के भेद कितने होंगे, तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के भेद हो जाते हैं बच्चों कितने? 4। अब 4 में कौन सा पहला होता है बच्चों? समव्रत स्वर। समव्रत स्वर। दूसरा बच्चों होता है हमारा समव्रत के बाद अर्ध विवृत, वो अर्ध समव्रत, अर्ध समव्रत स्वर, अर्ध समव्रत स्वर। और तीसरा बच्चों हमारा होता है विवृत स्वर। कौन सा? विवृत स्वर। और चौथा बच्चों हमारा होता है अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। बात समझ में आई? अर्ध विवृत स्वर, ये अर्ध विवृत स्वर। ठीक है भाई, तो समव्रत स्वर, अर्ध समव्रत स्वर और विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर कितने कितने इसमें होते हैं उसको हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो कितने कितने होंगे अब ध्यान दो यहाँ पे। तो अगर मैं समव्रत स्वर की बात करूं भाई, समव्रत जो स्वर होंगे उसमें कौन कौन से होंगे? एक तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूं ई, एक तो बच्चों होगा कौन सा? ई, और साथ में बच्चों ई के साथ में बच्चों ऊ, और साथ में कौन सा बच्चों? री होगा, री होगा, ये बड़ा ऊ। यानी कि समव्रत स्वर का मतलब क्या होता है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार क्या होता है बच्चों? लगभग बंद रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? समव्रत स्वर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनका जब तुम उच्चारण करते हो ई ऊ, तो मुख द्वार जो है बच्चों लगभग बंद रहता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? समव्रत स्वर बोलते हैं। अर्ध समव्रत स्वर का मतलब क्या होगा बच्चों? कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार जो है समव्रत से थोड़ा ज्यादा खुलता हो, समव्रत से बच्चों थोड़ा क्या खुलता हो? ज्यादा खुलता हो। तो अर्ध समव्रत स्वर में बच्चों केवल 2 ही होते हैं। कौन कौन सा होगा बच्चों? एक तो ए होगा और एक बच्चों ओ होगा।
एक तो ए होगा बच्चों और एक कौन सा होगा बच्चों, ओ होगा। तो इसको याद रखना है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ठीक है। तो अर्ध संवृत में क्या होगा बच्चों, ए और ओ। अगर बच्चों में बात करूं विवृत स्वर की, तो विवृत स्वर में बच्चों केवल एक ही होगा, विवृत स्वर में क्या होगा बच्चों, केवल एक ही होगा, ठीक है। तो विवृत स्वर क्या होगा, जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करने में मुख द्वार लगभग पूरा खुलता हो, तो उसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, विवृत स्वर बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं अर्ध विवृत स्वर की, अर्ध विवृत स्वर की, तो अर्ध विवृत स्वर में कौन कौन सा होगा बच्चों, ए होगा, साथ में ए की एडी होगी और साथ में बच्चों औ होगा। तो यहां पे बच्चों हो जाते हैं 3 और इसी के साथ साथ बच्चों एक आगत स्वर भी इसी में होता है, एक आगत स्वर भी बच्चों इसी में होता है। तो ये आगत स्वर भी क्या होता है बच्चों, इसी में होता है, ठीक है। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी से, ठीक है। अर्धविवृत का मतलब क्या होगा कि संवृत से, अर्ध संवृत से वो विवृत से थोड़ा कम और अर्ध संवृत से थोड़ा मुख ज्यादा खुलता हो। विवृत में पूरा खुलता है और अर्ध विवृत में क्या होगा, विवृत से कम खुलेगा, जबकि अर्ध संवृत से थोड़ा ज्यादा खुलेगा। बात समझ में आई? तो उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है बहुत बनते हैं पेपर में और बच्चा जो है बच्चों यहीं पर गलती करता है। तो आपको बिल्कुल भी कभी गलती नहीं करनी, ठीक है। तो इसको आप जो है नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने आ चुका है, कौन सा है भाई, 24वां क्वेश्चन नंबर 24। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया अर्ध विवृत स्वर कौन सा है। तो अभी अभी बच्चों आपको मैंने बताया कि जो अर्ध विवृत स्वर होता है, तो अर्ध विवृत स्वर में बच्चों एक तो ए होता है और एक ए होता है और वो ए की एडी और एक बच्चों औ होता है। तो इनमें से कोई ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। ऊ नहीं होगा, ए की एडी यानी कि बी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में आ ये भी नहीं होगा और ए ऑप्शन क्या है बच्चों, ये जो है अर्ध संवृत है, ठीक है ना। डी ऑप्शन अर्ध संवृत है, ठीक है। और जो ए ऑप्शन है बच्चों ये समव्रत है, ठीक है। और ए की एडी यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ये क्या होगा बच्चों, अर्धविवृत, ठीक है ना। अर्धविवृत कौन सा होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। ओष्ठ्य का मतलब क्या होता है कि जिसका उच्चारण हम होठों से करते हैं। तो मैं, बे, उ और आ, तो आ जो है आपका सही आंसर होगा बच्चों डी ऑप्शन, क्योंकि जब आ का उच्चारण करते हैं बच्चों तो हमारी जो हवा होती है वो डायरेक्ट जो है गले से बाहर निकलती है, आ। तो यानी कि हवा जो है कहां से निकलेगी बच्चों, गले से एकदम से बाहर निकलेगी झटके के साथ, यानी कि कंठ्य होगा। आ का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों, कंठ्य होगा। तो ओष्ठ में कौन कौन आते हैं मैं उसको एक बार बता देता हूं आपको। तो याद रखना ओष्ठ का मतलब होगा जब हम उच्चारण करेंगे तो होठ जो है ना बार बार इस तरीके से फड़फड़ाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिएगा, तो अगर मैं बात करूं पै वर्ग की, स्पर्श व्यंजन में जो पै वर्ग होता है, पै वर्ग का पै, फै, बै, भै और मैं, तो ये पै वर्ग के जितने भी वर्ण हैं 5 के 5 बच्चों ये कहलाते हैं ओष्ठ्य। बात समझ में आई? और इसी के साथ साथ बच्चों जो स्वर होते हैं हमारे, एक ऊ और एक बड़ा ऊ, तो इनका भी उच्चारण बच्चों हम ओष्ठ से ही करते हैं। तो मैं जो है बच्चों पै वर्ग का 5वां है और बै जो है बच्चों पै वर्ग का 3रा है और जो ऊ है बच्चों ये स्वर है, इसका भी उच्चारण ओष्ठ से होता है। और आ का उच्चारण बच्चों कहां से होता है, कंठ से होता है। आ का उच्चारण कहां से होगा बच्चों, कंठ से होगा। तो इसलिए आंसर आपका कौन सा होगा, डी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा है। कंठ्य वर्ण यानी कि जिसका उच्चारण कंठ से होता है। तो पहला ऑप्शन बच्चों ऊ दे रखा है, ऊ का उच्चारण बच्चों ओष्ठ से होगा, तो इसका मतलब ये आंसर आपका नहीं होगा। अगर बात करूं मैं ए की, तो ए का उच्चारण बच्चों कंठ से होगा, तो इसका मतलब ये आपका आंसर होगा। ई की बात अगर मैं करूं बच्चों, तो ई का उच्चारण जो है ई स्वर है बच्चों और ये तालव्य से होगा, तालु से होगा, तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर मैं बड़ी ई की बात करूं बच्चों, तो जो बड़ी ई का उच्चारण है बच्चों ये भी किससे होगा, तालव्य से होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आ का उच्चारण कंठ से होगा, जिसी के छोटे भाई यानी कि ए का भी उच्चारण बच्चों कंठ से होता है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर बनेगा बच्चों बी ऑप्शन बनेगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 26 भी आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आपके सामने है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया बच्चों ई बड़ी ई चे छे जे जे अय्या आदि का उच्चारण किससे होगा। तो ये चे वर्ग कौन कौन से चे वर्ग में, चे छे जे जे और अय्या, तो चे वर्ग का और ई और बड़ी ई ये दो स्वर है, तो इनका जो उच्चारण होगा बच्चों किससे होगा, तालव्य से होगा। तालव्य का मतलब देखो जब चे का उच्चारण करते हो ना, तो जीभ का जो बीच वाला हिस्सा होगा अगर मुंह के ऊपरी छत से टकराता है, जीभ का बीच वाला हिस्सा अगर मुंह के ऊपरी छत से टकराता है तो उसको बोलते हैं बच्चों तालव्य। बात समझ में आई? और जीभ का अगर बच्चों अगला भाग
अगला भाग झटके के साथ ऊपर उठकर टकरा के फिर नीचे गिरेगा, उसको बोलते हैं बच्चों मुर्दा। तो यहाँ पे बात कर रहे थे बच्चों हम ई की, तो ई का उच्चारण और साथ में चे छे जे झे अइया का उच्चारण हम किससे करते हैं, तालव्य से करते हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर बच्चों में 28वें क्वेश्चन की बात करूं तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हमने जीभ की आकृति के आधार, जिह्वा के आधार पर हमने पढ़ा था कि स्वर कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, अग्रस्वर होंगे, मध्य स्वर होगा और पश्च स्वर होगा। तो 3 प्रकार का होगा। इसका मतलब आपका जो आंसर है बच्चों वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 29 की, तो क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया निम्न में से औष्ठ्य वर्ण कौन सा है, निम्न में से औष्ठ्य वर्ण कौन सा है। तो ए जो वर्ण है, ऑप्शन ए जो है बच्चों कंठ है, क्योंकि इसका जब उच्चारण करते हैं ए का तो गले से सीधी आवाज निकलती है तो कंठ हो जाता है। आ का उच्चारण भी बच्चों कंठ से होगा, ई का उच्चारण तालु से होगा, और डी ऑप्शन बच्चों ऊ है जो इसका उच्चारण स्थान बच्चों ओष्ठ होता है। तो इसका मतलब आंसर जो 29वें का होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य कौन सा है, यानी कि कंठ भी हो और तालु भी हो। तो इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे भाई। कंठ तालव्य की अगर मैं बात करूं तो कंठ तालव्य कौन सा होगा। कंठ का मतलब क्या होगा बच्चों, कंठ का मतलब गला, और तालव्य का मतलब जीभ का बीच वाला हिस्सा अगर मुख की ऊपरी छत को स्पर्श करता हो। ठीक है, अब समझते हैं भाई। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं बच्चों तो पहला ऑप्शन है ऊ और बड़ा ऊ। तो ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों के दोनों बच्चों कौन सा है, ओष्ठ है। ये दोनों के दोनों कौन से है बच्चों, ओष्ठ है। तो इसका मतलब ये कंठ तालव्य नहीं है, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो बी ऑप्शन की अगर बच्चों में बात करूं तो बी ऑप्शन में बच्चों रे है और साथ में षटकोण वाला से है। ठीक है, तो रे और से का जो उच्चारण स्थान होता है बच्चों मूर्धा होता है। क्या होता है, मूर्धा। तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो सी ऑप्शन के बच्चों अगर मैं बात करूं तो ए और आई, ए और आई इसका उच्चारण बच्चों कंठ तालव्य होगा, कंठ तालव्य होगा। क्यों होगा आप समझिए। अगर मैं ए की बात करूं बच्चों, ये 2 वर्णों से मिलकर बना है, ए प्लस ई, ए प्लस ई। अब ए का जो उच्चारण स्थान होता है बच्चों कंठ होता है। क्या होता है, कंठ। और ई का उच्चारण स्थान होता है बच्चों तालु। तो कंठ जमा तालु क्या कहलाएगा, कंठ तालव्य। और ये जो ए की एडी है बच्चों इसी की बड़ी बहन है, तो इसका मतलब इसका भी जो उच्चारण स्थान होगा, दोनों का जो उच्चारण स्थान होगा वो कंठ तालव्य से होगा। तो सी ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन बच्चों ए और आ है, तो इसका मतलब इन दोनों का उच्चारण बच्चों कंठ से होता है, कंठ से। तो इसका मतलब ये भी आपका गलत है, बी भी ऑप्शन आपका गलत है, ए भी ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों केवल सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि जो ए और जो ओ था बच्चों और साथ में जो औ था, ठीक है, तो ये बनता है ए प्लस ई से मिलकर, और जो ये बनता है ये बनता है बच्चों ए प्लस ए से मिलकर, और जो ओ बनता है बच्चों ए प्लस ऊ से मिलकर बनता है, और जो औ बनता है बच्चों ए प्लस ओ से मिलकर बनता है। तो ए का उच्चारण स्थान बच्चों कंठ होगा, ई का उच्चारण स्थान बच्चों क्या होगा, तालु होगा। तो इसका मतलब ए का जो उच्चारण स्थान होगा वो कंठ तालव्य होगा, यानी कि दोनों का जो हो जाएगा कंठ तालु होगा। बात समझ में आई। ठीक इसी प्रकार ओ और औ की अगर मैं बात करूं तो ए का मतलब बच्चों कंठ है और ऊ का मतलब बच्चों ओष्ठ है। तो ए प्लस ऊ यानी कि कंठोष्ठ, तो इसका मतलब ओ का ही जो है औ इसी का बड़ा भाई है, तो ये दोनों मिलकर क्या होगा बच्चों, कंठ ओष्ठ होगा, कंठ ओष्ठ होगा। याद रखना इस बात को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछ लिया कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होगा, कंठ और तालु से होगा। तो ओ का उच्चारण स्थान तो बच्चों किससे होगा, कंठोष्ठ होगा, गलत हो गया। बी ऑप्शन बच्चों ए की एडी, तो किससे होगा, कंठ तालु, और यही आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो चुका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया ए के उच्चारण स्थान में खाली स्थान और खाली स्थान की सहायता ली जाती है। तो ए के उच्चारण में बच्चों कंठ की और तालु की, कंठ की और तालु की सहायता ली जाती है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है बच्चों वो सी ऑप्शन है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 33 की, तो क्वेश्चन नंबर 33 में भी यही पूछा गया बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया कि स्वर ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो बच्चों आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा, कंठ
तालव्य होगा, यानी कि सी ऑप्शन होगा। देखो कंठ ओष्ठ में कौन कौन सा आ गया भाई, कंठ ओष्ठ में कौन कौन सा आ गया, एक तो ओ आ गया और एक औ आ गया। और कंठ तालव्य में कौन कौन सा आ गया, ए हो गया और आई हो गया। ठीक है बच्चों, अब ओष्ठ में कौन कौन सा हो गया बच्चों, एक तो पै वर्ग हो गया पूरा का पूरा, और साथ में बच्चों ऊ और बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, ये कौन से उसका आंसर है बच्चों, ये ओष्ठ का, यानी कि डी ऑप्शन का। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं दंतोष्ठ की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दंतोष्ठ, तो याद रखना इसको, दंतोष्ठ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दंतोष्ठ यानी कि एक ही वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतोष्ठ होगा। और वो कौन सा होगा बच्चों, वह होगा। इस पर लगा देता हूं मैं स्टार, इसको हमेशा याद रखना। केवल और केवल वह ही एक ऐसा इकलौता वर्ण है कि जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ से होगा, यानी कि दो अलग अलग स्थान से होगा, दंत और ओष्ठ दो अलग अलग स्थान से होगा। लेकिन वह वर्ण बच्चों केवल एक ऐसा वर्ण है जो केवल वह है, किसी दूसरे वर्णों की सहायता से मिलकर नहीं बनता, दो वर्णों की सहायता से मिलकर नहीं बनता, वह इकलौता वर्ण है, लेकिन अलग अलग जगह से उच्चारण होता है इसका। ठीक है, तो वह को हमेशा याद रखना, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतोष्ठ होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया बच्चों, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है, तालव्य के, मूर्धन्य के, दंतोष्ठ के या फिर कंठोष्ठ के। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों, ओ और औ किस प्रकार के हैं बच्चों, कंठ ओष्ठ के हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे विराम देंगे, इससे आगे और जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने जितनों भी अपने आंसर निकाले होंगे, तो अपने आंसर जितने भी तुम्हारे सही हुए वो सब जो है कमेंट में लिखकर भेजना, ताकि मुझे पता लगे कि कितने बच्चों के सही हो रहे हैं और कितने बच्चों के गलत हो रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे जहां तक उम्मीद है कि तक्षशिला के जो विद्यार्थी होंगे, अगर वे इस वीडियो को देखते हैं तो उनके जो है पूरे में से पूरे सही हुए होंगे। ये बात मैं जो है पूरे 100% दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है बच्चों, एक भी क्वेश्चन उनका गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, जिन्होंने मेरे से हिंदी पढ़ ली होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ हिंदी की। ठीक है, जो हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए चीजों को समझाई जाएगी। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।